नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी कल परसों से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं राइट टू वोट की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहला काम आप करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन मिलता है और कुछ करंट इश्यूज़ के बारे में भी हम डिस्कशन किया करते हैं। प्लस आपको इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस किया करते हैं। अब जैसा कि चुनावी माहौल है, चुनावी टाइम चल रहा है, 5 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं अभी 1-2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में। फिर उसके बाद में जनरल इलेक्शंस होंगे जो कि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में। अब आप देखोगे कि चुनावी माहौल है तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि वोट देने का अधिकार क्या होता है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चुनावी माहौल को देखते हुए पिक किया गया है। टॉपिक का नाम है राइट टू वोट, जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज भी हम बोल सकते हैं। देखो, वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपनी चॉइस किसी को बता सको। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपको क्या, आपकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, और आप वहां पर अपनी चॉइस रख पा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी चॉइसेस की कहीं ना कहीं वेटेज है। और जब कभी भी आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करोगे, जब कभी भी आप ऐसे कंट्री की बात करोगे जहां पर डेमोक्रेसी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं राइट टू वोट आपको मिल ही जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की बात हो या फिर आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस को बताना चाहो कि हमें ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताने की जो एक राइट मिल जाती है वो राइट टू वोट है। अब देखो, इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में हम ना जाते हुए टू द पॉइंट अगर बात करें तो जब आप अपनी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टडी करते हो तो उसमें आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट आउटब्रेक हुआ 1789 में, जिसका लीडर कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, आप देखोगे कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बर्बन डायनेस्टी का रूल चल रहा था फ्रांस में। तो यहां पर डिमांड ये होने लग गई कि राजा जो है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर के तौर पे काम कर रहा है, लोगों के लिए वो कोई भी अच्छे काम नहीं करता है। तो ऐसे में वहां पर जो जनता है, जो कि वेल अवेयर है, पढ़ी लिखी है, तो क्यों ना उस जनता को भी वोटिंग राइट मिले। इसका मतलब क्यों ना जनता से ये पूछा जाए, पब्लिक से ये पूछा जाए कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत, उसके लिए वो उनका डिसीजन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट की पैरामीटर्स या की वर्ड्स के ऊपर फोकस किया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसमें भी मेंशन्ड है। और जब कभी भी आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करोगे तो आपको तीनों शब्दों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। वो हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ही इनका एक, कहते हैं ना कि उद्भव हुआ था, या कहो कि इन शब्दों को बहुत ज़्यादा एक राइज तक पहुंचाया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहुंचाया था। अब आप देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेस टाइम पर ही इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई। अब अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की जा रही है, इसका मतलब आप यहाँ पर लोगों के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। तो इस सिनेरियो को अगर आप नोटिस करो तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लोगों को एम्पावर कर रहे हो, तो उनकी चॉइस भी आप जानना चाहोगे। तो उस टाइम पर एक आइडिया आता है एडल्ट फ्रेंचाइज का। फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग राइट देना, आप अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को शो कर सकते हो। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 से स्टार्ट हुई थी, जो कि लगभग कंसिडर की जाती है 1799 1800 तक। फिर उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना खुद का एक कोड, अपना सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला गया। वो सारी जब चीज़ें हुई तो उस टाइम पर यूनिवर्सल या फिर कहोगे एडल्ट फ्रेंचाइज को इंक्लूड किया गया था। लोगों को उनकी चॉइस एक्सरसाइज करने का मौका मिला था। आप देखोगे कि यहां पर हम एडल्ट फ्रेंचाइज बोल रहे हैं। इस एडल्ट फ्रेंचाइज में भी एक सेलेक्टेड क्राइटेरिया रखा था। वो सेलेक्टेड क्राइटेरिया क्या था कि फ्रांस में वोटिंग राइट दिए गए, बट वो मेल्स को ही दिए गए। ध्यान रखें आप, सबसे पहले वोटिंग राइट जो थे वो मेल्स को मिले, और उसका भी एक क्राइटेरिया था। उसमें क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहली चीज तो एज, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरा टैक्सेशन सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं। ये क्राइटेरिया जो भी मेल्स फुलफिल कर रहे थे
उनको वोटिंग राइट दिया गया। ध्यान रखें आप, हर किसी मेल को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। वोटिंग राइट उन्हीं को मिला था जिनके पास खुद की एक तो पर्टिकुलर एज उनकी क्राइटेरिया रखी गई थी कि हाँ ये पर्टिकुलर उम्र होगी, उसके बाद में उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है और वो टैक्स पेयर हैं कि नहीं। तो इस सारे कंडीशंस को फुलफिल जो भी कर रहा था, पर्टिकुलरली मेल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एज, प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, इसमें अगर कोई फीमेल है तो फीमेल को वोटिंग राइट नहीं मिला था। इसका मतलब जेंडर बाइस वहां पर देखने को मिला। जेंडर एक तरीके का गैप जो था, या फिर कहोगे जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करने का एक ये सिस्टम कंटिन्यू रहा। सो पॉइंट यहां पर ये है कि मेल्स को आपने वोटिंग राइट दे दिया। कहां पे? फ्रांस में। ये समय, इस समय से लेकर 1789 से ये फाइट हुई, वहां पे स्ट्रगल हुआ। उसके बाद में एक लंबा समय बीतता है जब तक महिलाओं को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। वो बहुत स्ट्रगल करती हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए अपने एफर्ट्स भी डालती हैं। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। वहां पर प्रूशा हुआ करता था पहले जर्मनी की जगह। वहां पर फिर भी उस पार्लियामेंट में मतलब एक तरीके से अब वोटिंग राइट भी नहीं था, ऑब्जर्वर के तौर पे केवल एंट्री दे दी। जैसे आजकल ग्रुपिंग होती है ना, उन ग्रुपिंग्स में ऑब्जर्वर के तौर पे किसी कंट्री को अगर एंट्री मिल रही है तो वो वहां पर मीटिंग्स में केवल एक दर्शक की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ना उनसे कुछ पूछा जाएगा, ना वो किसी बात पर यस और नो अपनी बात कह पाएंगे। तो इस तरीके से महिलाओं को बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी। जब 1789 के बाद में 1804 में नेपोलियनिक कोड आ गया था, उसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मेल्स को सेलेक्टिव मैनर में आपने वोटिंग राइट दे दिया। अब महिलाओं की स्ट्रगल स्टार्ट होती है और इस स्ट्रगल को बोला जाता है सफरेज मूवमेंट। और ये मूवमेंट बहुत लंबा चला। इस मूवमेंट की अगर पीक की बात करें तो वो आता है जब 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलता है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे क्या होता है कि आपको पता है लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कौन गए? मेल्स गए। इसका मतलब जो यूरोप में मेल थे वो तो लड़ने के लिए निकल गए आगे, पीछे से घरों में कौन रह गई? महिलाएं। अब उन महिलाओं को अपने घर को भी संभालना है। अब घर में जो पैसा अर्न करके ला रहे थे मेल्स, वो अब लड़ाई के लिए निकल गए। तो महिलाओं को फिर स्टेप आउट करना पड़ा, घर से बाहर निकलना पड़ा अपने घर की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने के लिए। अब जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो सीधी बात है उनको और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलने का मौका मिला। एम्पावरमेंट मिला तो उन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई बात ऐसी है, जब हम मर्दों के बराबर बाहर जाके कमा के ला सकते हैं, हमारे अंदर लड़ाई करने की क्षमता है, तो आप ये बताइए कि हमें वोटिंग राइट क्यों नहीं दिया जा रहा? इतने साल बीत गए। तो ये जो मोमेंट था, ये ही मोमेंट बोला गया सफरेज मोमेंट, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे आउटब्रेक हुआ। अब आप देखोगे कि ये वो समय था जब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ है, यूरोप भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फंसा हुआ है, और महिलाओं ने ये दबाव बना दिया। अब सीधी बात है, लड़ाई लड़ने जाओगे तो घर पे तो शांति चाहिए ना। अब घर पे शांति कैसे होगी जब महिलाएं संतुष्ट होंगी? तो इस केस में क्या कर दिया गया, इस सफरेज मूवमेंट के बेसिस पर यूएसए में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया 1920 में, और यूके में दिया गया 1928 में। इस तरीके से यहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि मेल्स पहले सेलेक्टेड मैनर में वोटिंग राइट मिले, फिर मेल्स को कंप्लीटली वोटिंग राइट दे दिए गए थे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड टैक्स पेमेंट। फिर मेल्स के बाद में महिलाओं ने अपना एक मूवमेंट चलाया, अल्टीमेटली 1920 एंड 28 में वोटिंग राइट मिल गया। अब ये वो समय है 1920 और 28 का जब हम गुलाम थे, जब हम अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। अब हम हमारी बात करें कि राइट टू वोट एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, हमें राइट टू वोट जो मिला हुआ है उसका क्या बेसिस है। आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था ना अलग अलग प्रोविजंस को लेकर के, तो इकलौता अगर कोई प्रोविजन उठा करके आपसे कोई पूछे कि सबसे कम डिबेट के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रोविजन को ऐड किया गया था, तो वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में जब आप एडल्टहुड गेन कर लेते हो, समझदारी आप में आती है, तो उस पर्टिकुलर एज के बाद में आप पुरुष हो या महिला हो कोई फर्क नहीं है, आपको वोटिंग राइट मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है कि नहीं है कोई फर्क नहीं है। पॉइंट इतना सा है कि आप एडल्ट हो, नंबर 1, नंबर 2 आप इंडियन सिटीजन हो। ये दो चीजें अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपको वोटिंग राइट मिल गया, और इसी को बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये चीज जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि ज्यादा डिबेट हुआ ही नहीं, बिना डिबेट के ही लगभग तय कर दिया। क्यों किया गया इसके पीछे? देखो, जब
हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करती थी, तो 1857 रिवोल्ट के बाद में क्राउन का रूल आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था और क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ गए और थोड़ी सी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस होने लग गई थी इंडिया में भी। अब आप देखोगे कि 1892, 1892, 1909, 1919 एंड 1935, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आए हुए कानून थे, इन कानूनों में हल्की फुल्की वोटिंग राइट्स, हल्की फुल्की बातचीत करने का तरीका, मतलब इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ें होने लग गई थी। होने को तो 1861 से ही हो गया था। 1857 के बाद में जो 1861 का एक्ट आया था, उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं इंडियंस को थोड़ा सा मौका मिलने लगा। बट एक जो प्रॉपर मैनर में मिलना शुरू हुआ वोटिंग पार्टिसिपेशन, ठीक है, उसमें भी वोटिंग के ऊपर भी इतना ज़्यादा कोई इतना लिबर्टी नहीं दी थी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो रूल किया था उस टाइम पर इंडियंस को अगर इंडक्ट किया था तो उसमें उनका वही सेलेक्टेड क्राइटेरिया था। अगेन वो इंडिविजुअल जो एडल्ट हैं, प्रॉपर्टी होल्डर हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया था इन्होंने इंडिया में। अब आप देखोगे कि जब सब लोगों को वहां पर वोटिंग राइट नहीं दिया गया और उसके बाद में लॉज जो बन रहे हैं वो सब पे एप्लीकेबल है, तो आप बताइए कहीं ना कहीं ज्यादती है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान जब देखा और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये चीज ऑब्जर्व की गई कि सेलेक्टेड लोगों के इलेक्शन के पार्टिसिपेशन के बेसिस पे पूरे देश का फ्यूचर है वो डिसाइड हो रहा है, तो बोले ये चीज बहुत गलत है। हमें वोटिंग राइट जो है वो एज के बेसिस पे देना है, बाकी उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। अब आप देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राइट टू वोट है ये आर्टिकल 326 के बेसिस पे ऐड किया गया, इसलिए आप बोलोगे कि राइट टू वोट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर होता तो ये पार्ट 3 का पार्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। अब आपको पता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में अवेलेबल है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 इंक्लूडेड है, जिसमें आपके पास में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, अब घट करके 6 हो गए हैं। खैर मुद्दा ये है कि फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, राइट टू वोट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये पार्ट 3 में नहीं है, इसलिए इसको हम फंडामेंटल राइट नहीं बोलेंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि आर्टिकल 326 के बेसिस पर हमें मिला हुआ है। इसका क्राइटेरिया सिंपल है कि आपकी उम्र कितनी है। अभी उम्र 18 साल कर दी गई है, पहले 21 साल हुआ करती थी, ठीक है। जब आर्टिकल 326 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राइट टू वोट को ऐड किया गया, तो ऐड करते टाइम पर ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं और ये बोला कि उम्र ही एक क्राइटेरिया रहेगी, प्लस इंडियन सिटीजन होना चाहिए बंदा या बंदी जो भी वोट देने वाला है। तो ये 2 क्राइटेरियाज मेन रहे, जिसमें एक था उम्र वाला, ठीक है जी। इसमें उम्र जो थी वो 21 वर्ष रखी गई थी, फिर इस 21 वर्ष की उम्र को घटा करके कर दिया 18 वर्ष, जो कि 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे 1988 में किया गया। तो इस तरीके से राइट टू वोट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये ध्यान रखें आप। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने देखी। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे पास में जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, और इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बहुत हैं, उन पे हम इसी तरीके से और एनालिसिस करेंगे। कल कमेंट्स आए कुछ, जिन कमेंट्स को मैं नोटिस कर रहा हूँ, बट यस विद द टाइम चीज़ें होती हैं, एकदम से सारी चीज़ें करना भी पॉसिबल नहीं होता। एक शुरुआत तो हुई आपके सामने एटलीस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन करने की, ठीक है। तो इस सेशन में तो देखो इतना ही है, बाकी आप अपने सजेशंस देते रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी जो एकेडमिक है तो मैं डेफिनेटली आपको इमीडिएटली आंसर करूँगा, और लगेगा कि कुछ सजेशन है जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चैनल की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके आइडियाज़ रख लिए जाएंगे दिमाग में, लिख करके, नोट करके, क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो है ही, बाकी देखो पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है सब कुछ डिजिटल हो, नो डाउट डिजिटल होगा एक दिन, बट यस अभी फ़िलहाल जो रिसोर्सेज हैं अपन उनके साथ चलें, अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉपरेट करते रहिए गार्गी क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।